अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेकंड ईयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होम्योस्टैसिस के बारे में डिस्कशन करनी है। होम्योस्टैसिस के हाई यील्डिंग एमसीक्यू हम देखेंगे। उसके अलावा एमडी कैट के क्वेश्चंस के जो सीक्रेट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर हम रिवील करेंगे। तमाम एमसीक्यू के आंसर्स की एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और उसके अलावा एमडी कैट पेपर के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो चलें स्टूडेंट्स, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ब्लड वेसल एंटर्स द किडनी। अब दो तरीके से ट्रिक किया जाता है स्टूडेंट को कि एंटर्स द किडनी या लीव्स द किडनी पूछ के कौन सी ब्लड वेसल है जो कि किडनी के अंदर एंटर होती है। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीनल आर्टरी जो कि हार्ट से अवे जा रही है और टुवर्ड द किडनी जा रही है। इसी तरह रीनल वेन जो कि किडनी से ब्लड अवे लेके जा रही है। तो याद रखना है कि हमारे पास जब भी आर्टरी का जिक्र आएगा तो इसका मतलब ये है ये अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेके जा रही है, और वेन का जब भी जिक्र आएगा तो इसका मतलब है वो टुवर्ड द हार्ट लेके जा रही है। तो सवाल था कि विच ब्लड वेसल एंटर्स द किडनी, तो इसका मतलब ये है कि वो आर्टरी होगी क्योंकि हार्ट से दूर और किडनी की तरफ लेके जा रही है। तो ये हमारे पास रेड कलर के अंदर आप देख सकते हैं रीनल आर्टरी। तो इसका आंसर हमारे पास है चार्ली, रीनल आर्टरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि इफ़ ग्लूकोज इज़ नॉट रीअब्सॉर्ब्ड बाय द नेफ्रॉन देन ऑल आर द पॉसिबिलिटीज़ एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इन लफ्ज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है जहाँ पे हमारे पास एक्सेप्ट आता है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ग्लूकोज इज़ नॉट रीअब्सॉर्ब्ड बाय नेफ्रॉन, कि अगर ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं होता नेफ्रॉन से फिर क्या होगा। अब स्टूडेंट देखें कि अगर हमारे पास ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है ग्लूकोज कहाँ जा रहा है, हमारे यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर ग्लूकोज जा रहा है लेकिन बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होगा, नो ग्लूकोज। अब बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर देखते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसका मतलब ये है कि हाइपरग्लाइसीमिया नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की पहले से कमी है, बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो उसने चूंकि पूछा था एक्सेप्ट कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं हो सकता। तो अब देखना यह है कि जो बाकी ऑप्शन इनका क्या ताल्लुक है। मसल वीकनेस होगी। मसल वीकनेस इस वजह से होगी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज की कमी है। दूसरे नंबर पे हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा, जिस तरह हम देख सकते हैं कि सारा जो ग्लूकोज था वो यूरिन के अंदर चला गया है। और ग्लाइकोज यूरिया का मतलब हमारे पास ये है कि यूरिन के अंदर हमारे पास क्या चला गया है, ग्लूकोज चला गया है। तो ज़ाहिर बात है यूरिन के अंदर ग्लूकोज कब जाएगा, जब हमारे पास ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं होगा नेफ्रॉन के ज़रिए से। ओके स्टूडेंट, थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है कि नाइट्रोजीनियस वेस्टेज इन आवर बॉडी आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ। अब नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हमारे पास किसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। तो अमाइनो एसिड उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। जब प्रोटीन टूटेंगे अमाइनो एसिड बनेंगे और अमाइनो एसिड से क्या बनेंगे, नाइट्रोजन बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हमारे पास होगा प्रोटीन्स, कि प्रोटीन के टूटने से हमारे पास क्या बनते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज बनते हैं। उसके अलावा वाइटामिन नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं और लिपिड्स क्यों नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बने होते हैं। इसी तरह हमारे पास लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बने होते हैं। यही वजह है कि जब प्रोटीन टूटते हैं तो हमारे पास उसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में नाइट्रोजीनियस वेस्टेज बनते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूरिया इज़ द डिटॉक्सीफाइड फॉर्म ऑफ, कि यूरिया किसकी डिटॉक्सीफाइड फॉर्म है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं यूरिया साइकिल, और यूरिया साइकिल में सबसे पहले जो सबस्ट्रेट हैं वो क्या है, वो अमोनिया है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। यूरिया किसकी डिटॉक्सीफाइड फॉर्म है, वो अमोनिया की डिटॉक्सीफाइड फॉर्म है, कि अमोनिया कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके यूरिया के अंदर। ये हमारे पास इसका आंसर है अमोनिया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनिशियल फिल्ट्रेशन कंपोनेंट ऑफ अ नेफ्रॉन इज़। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप नेफ्रॉन की पिक्चर देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इनको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रीनल कार्पसल। और उसके अलावा आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी कहलाती हैं रीनल टिब्यूल्स। और इन दोनों को मिला के, रीनल कार्पसल और रीनल टिब्यूल को मिला के एक नेफ्रॉन बनता है। तो याद रखना है कि जो इनिशियल फिल्ट्रेशन होती है
ये हमारे पास कहाँ पे होती है, ये हमारे पास होती है रीनल कार्पसल पे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, रीनल कार्पसल। जबकि हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स क्या करती है, यही जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है इसकी प्रोसेसिंग करती है। इसके आगे मजीद इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो रीनल ट्यूब्यूल्स के काम होता है। तो इनिशियल फिल्ट्रेशन किसने करनी है, रीनल कार्पसल ने करनी है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अक्सर यहाँ पे क्या पूछा जाता है, इनकरेक्ट पूछा जाता है कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है, यानी कि सारे रॉन्ग है, इनमें से एक सही है। तो नंबर 1, एफेरेंट आर्टीरियोल हैज़ लेस डायमीटर देन इफेरेंट आर्टीरियोल। तो स्टूडेंट आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा एफेरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ईफेरेंट आर्टीरियोल के। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गलत है, हम लोगों ने करेक्ट ढूंढनी है। दूसरी हमारे पास क्या है, ईफेरेंट आर्टीरियोल हैज़ लेस डायमीटर देन द एफेरेंट आर्टीरियोल। तो सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो सही है। थर्ड में आप देखें, ईफेरेंट आर्टीरियोल कैरीज ब्लड टुवर्ड ग्लोमेरुलस। तो ये टुवर्ड्स नहीं लेके जाती, ईफेरेंट नाम से जाहिर है, ईफेरेंट ई से एग्जिट है, ये एफेरेंट हमारे पास टुवर्ड लेके आएगा। ईफेरेंट आर्टीरियोल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, इस वजह से ये गलत है। आगे है कि वाजा रेक्टा आर एसोसिएटेड विद बोथ कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो याद रखना है कि जहाँ पे वाजा रेक्टा आएगा इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर जो है वाजा रेक्टा मौजूद होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर मौजूद नहीं होता। इस वजह से ऑप्शन ए, सी और डी क्या है, गलत हैं। और हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है बीटा। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकरिंग एट बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल के अंदर क्या हो रहा होता है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, सिक्रीशन ऑफ सोडियम आयन नहीं, सिक्रीशन ऑफ सोडियम आयन हमारे पास कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास होते हैं असेंडिंग लूप ऑफ इनले के अंदर, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले के अंदर होते हैं, ये नहीं हो सकता। उसके अलावा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो यह स्टूडेंट हमारे पास जो बोमैन्स कैप्सूल है यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही होती है, तो ये करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये हमारे पास कहाँ पे होता है, ये लूप ऑफ इनले के अंदर होता है, ये नहीं हो सकता। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होती है, पीसीटी के अंदर। तो रीअब्जॉर्प्शन भी हमारे पास कहाँ पे हो रही है, पीसीटी के अंदर। बोमेंस कैप्सूल का मेन काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस वजह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है चार्ली। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ऑल नेफ्रॉन्स हैव डैश इन रीनल कॉर्टेक्स। तो तमाम नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होती है। तो स्टूडेंट याद रखना है कि रीनल कार्पसल जो है तमाम नेफ्रॉन के अंदर मौजूद होगा, जबकि हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले ये हमारे पास मौजूद होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर, बाकी मौजूद नहीं होंगे। सारे नेफ्रॉन के अंदर जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो हमारे पास क्या है, रीनल कार्पसल, यानी कि हमारे पास बोमेंस कैप्सूल एंड बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ये तमाम नेफ्रॉन के अंदर जो है वो मौजूद होती है। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है, जो बाकी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, वो ज़्यादातर किसके अंदर मौजूद होती हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है सिस्टम डैट हैज़ मेन रोल इन फिल्टरिंग लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। तो लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी से कौन निकालता है, कौन सा सिस्टम। स्टूडेंट ये बहुत आसान है, यूरिनरी सिस्टम। ओके, तो बात कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। तो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को दोबारा ब्लड के अंदर लेके आना, ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारे पास क्या काम है, इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है कि डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म। तो फिल्ट्रेशन वाला जो काम है वो किसका है, वो यूरिनरी सिस्टम का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इन ह्यूमन किडनी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट अकर, कि ह्यूमन किडनी कौन सा काम नहीं करती। सबसे पहले हमारे पास है डीअमाइनेशन। तो यह स्टूडेंट डीअमाइनेशन किडनी हमारे पास नहीं करती, क्योंकि डीअमाइनेशन किसका मेन काम है, ये हमारे पास लीवर का मेन काम है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है किडनी के अंदर, रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, और डेल्टा ट्यूबुलर सिक्रीशन ये भी मौजूद होती है। जबकि हमारे पास किडनी कौन सा काम नहीं करती, डीअमाइनेशन नहीं करती। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है कि रीनल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ। यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि एब्डोमिनल आयोटा है, यानी कि जब हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा निकलता है उसके बाद वो क्या करता है, डिसेंड करता है। और डिसेंड करने के बाद किडनी के लेवल पे हमारे पास क्या देता है, राइट रीनल आर्टरी देता है, और इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट रीनल आर्टरी। तो ये हमारे पास रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है, डिसेंडिंग एब्डोमिनल आयोटा की। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, चार्ली।
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि हाईली कंसनट्रेटेड पोर्शन ऑफ द किडनी इज। स्टूडेंट ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि हाईली कंसनट्रेटेड पोर्शन किडनी का कौन सा होता है? इनर मेड्यूला होता है। इनर मेड्यूला ये हमारे पास में मिलियन किडनी के अंदर जो कंसनट्रेशन होती है ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को बरकरार रखने के लिए, हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन को, ये हमारे पास क्या है? हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन को बरकरार रखने के लिए इनर मेड्यूला जो है वो फंक्शन करता है, तो हाइपर ऑस्मोटिक। ओके, बाकी कॉर्टेक्स जो हमारे पास है वो हाइपर ऑस्मोटिक को बरकरार रखने के लिए नहीं, बल्कि नॉर्मल जब हाइड्रेशन होती है उस टाइम पे नॉर्मल कॉर्टेक्स काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ पर्सन ईट्स अ मील विद हाई कंटेंट्स ऑफ सॉल्ट, अगर एक बंदा खाना खाता है जिसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा? तो याद रखना है हमारे पास कि जब वो सॉल्ट ज़्यादा लेगा तो उस वक्त सॉल्ट जीआईटी से क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बॉडी के अंदर क्या बना देगा? ब्लड प्लाज्मा हाइपर ऑस्मोटिक हो जाएगा। जब वो सॉल्ट ज़्यादा लेगा जीआईटी के अंदर जाएंगे, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड में क्या हो जाएगा? हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन हो जाएगी। जब हाइपर ऑस्मोटिक होगी तो हमारे पास क्या होगा? पोस्टीरियर पाइट्यूटरी क्या सिक्रीट करेगा? एडीएच सिक्रीट करेगा, और एडीएच से हमारे पास क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। तो जब भी कोई बंदा खाना खाता है जिसके अंदर नमक ज़्यादा होता है तो उसके नतीजे में एडीएच ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिससे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है बीटा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि व्हेन पीएच ऑफ ब्लड इज़ इंक्रीज्ड देन नॉर्मल वैल्यू नेफ्रॉन रेस्पॉन्ड्स बाय। स्टूडेंट आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि पीएच ऑफ ब्लड नॉर्मली हमारे पास कितनी होती है? पीएच ऑफ ब्लड, ये भी बेतहाशा दफ़ा एमसीक्यू आ चुका है। पीएच ऑफ ब्लड की रेंज जो है 7.35 से 7.45। अब एमसीक्यू के अंदर कहता है कि व्हेन पीएच ऑफ ब्लड इज़ इंक्रीज्ड, इसका मतलब क्या है कि पीएच ज़्यादा हो गई है तो अल्कलाइन हो गया है, ब्लड अल्कलाइन हो गया है, यानी कि एच हमारे पास क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी कम हो गए हैं, तो किडनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? हाइड्रोजन की सिक्रीशन को सप्रेस करके। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? डेल्टा है, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन कम हो गई है। अगर हमारे पास पीएच कम होता यानी कि वो ज़्यादा एसिडिक होता तो हाइड्रोजन ज़्यादा होते तो किडनी उसे निकाल देता। अब पीएच ज़्यादा हो गया है यानी कि अल्कलाइन हो गया है, हाइड्रोजन कम हो गए हैं, तो हाइड्रोजन की सिक्रीशन क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी। इसका आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ किडनी स्टोन डेपोजिशन। स्टूडेंट यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि रीनल पेल्विक स्टोन, तो पेल्विस के अंदर हमारे पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? डेल्टा। तो ये किडनी स्टोन क्या एक सॉलिड लंप है जो क्रिस्टल से मिलके बना होता है, इनर साइड ऑफ किडनी मेनली क्या होता है? रीनल पेल्विस के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ प्रोड्यूस बाय किडनी। तो स्टूडेंट याद रखना है कि किडनी हमारे पास जो हार्मोन बनाती है उसका नाम ईपो है, यानी एरिथ्रोपोएटिन। और इस एरिथ्रोपोएटिन का काम क्या होता है? एरिथ्रोपोएटिन का काम है आरबीसी की प्रोडक्शन को ज़्यादा करना। यही वजह है जिन लोगों को किडनी का मसला होता है, अगर वो किडनी काम नहीं कर रही तो वो बंदे किस में चले जाते हैं? एनीमिया में चले जाते हैं, यानी कि आरबीसी नहीं बन रहे होते, इसकी वजह से उनको खून की कमी हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, द री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन कलेक्टिंग डक्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसके अंडर होती है? अंडर द कंट्रोल ऑफ, याद रखना है, एडीएच। एडीएच हमारे पास क्या करता है? एडीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये इक्वेशन याद रखनी है, एडीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कि जितना एडीएच ज़्यादा होगा उतना री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होगा? ज़्यादा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? डेल्टा। कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर कौन एक्ट करता है? एडीएच एक्ट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर थ्रू। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स थ्रू। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पोडोसाइट मिलेंगे। कैपिलरी के अंदर हमारे पास जो आसपास सेल्स हैं ये हमारे पास पोडोसाइट हैं, और दो पोडोसाइट्स के दरमियान में क्या है? स्पेसेस हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटर पोडोसाइट स्पेसेस। इनके ज़रिए से हमारे पास क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि इंटर पोडोसाइट स्पेसेस। तो जिस तरह यहाँ पे आप नीचे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये पोडोसाइट के प्रोसेसेस हैं, इनके दरमियान में हमारे पास जो है वो जगह खाली है और इनके अंदर से हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है डेल्टा, इंटर पोडोसाइट स्पेसेस। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 है कि किडनी स्टोन्स इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। नहीं, सैंड पार्टिकल की वजह से नहीं होते। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सीलेट, जी हाँ, हमारे पास इसका आंसर है बीटा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सीलेट।
स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70% जो किडनी स्टोन है वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होते हैं। इसी तरह 15% जो किडनी स्टोन है वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होते हैं और 10% यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। तो किडनी स्टोन मेनली किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट्स की वजह से। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है। तो ये हमारे पास किसके लिए परमिएबल है? ये सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम आयन के लिए। जबकि हमारे पास जो डिसेंडिंग है उसके अंदर हमारे पास क्या है? वाटर है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये हमारे पास किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए। जबकि हमारे पास जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये हमारे पास किसके लिए परमिएबल है? सोडियम एंड क्लोराइड आयन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? बीटा। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि इफ हेनलेज लूप वर एब्सेंट फ्रॉम द मेमेलियन नेफ्रॉन, कि अगर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट हो जाए मेमेलियन नेफ्रॉन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि लूप ऑफ हेनले का मेन काम क्या है? लूप ऑफ हेनले का मेन काम है टू प्रोड्यूस द कंसनट्रेटेड यूरिन। तो ज़ाहिर बात है कि अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड यूरिन यानी लूप ऑफ हेनले नहीं है तो कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं बनेगा। तो क्या कौन सा यूरिन बनेगा? डाइल्यूट यूरिन बनेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? डेल्टा। यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बट एब्सेंट इन द नॉर्मल यूरिन। कि नॉर्मल कंपोनेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का क्या होता है? तो स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जब फिल्ट्रेशन होती है तो फिल्ट्रेशन के नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ सबसे पहले आती है? ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स। तो होता क्या है कि फिल्ट्रेशन के नतीजे में ग्लूकोज हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है बट एब्सेंट इन द नॉर्मल यूरिन, जबकि वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इस वजह से नॉर्मल यूरिन में एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज नॉर्मल कंपोनेंट है जीएफ का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, लेकिन नॉर्मल यूरिन के अंदर वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है कि द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ रीनल स्टोन इज़। ये एमसीक्यू हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट टाइप क्या है? वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि कितने फ़ीसद है? 70% है। जबकि कैल्शियम फॉस्फेट कितने परसेंट है? 15%। और यूरिक एसिड कितने परसेंट है? 10% है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि लोअर वाटर लेवल इज डिटेक्टेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स इन ब्रेन विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ। तो स्टूडेंट हमारे पास पोस्टीरियर पाइट्यूटरी के अंदर क्या होता है? पोस्टीरियर पाइट्यूटरी रिलीज़ करता है हार्मोन विच इज़ ADH। ये कब रिलीज़ होता है? जब हमारे पास ऑस्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स कहाँ पड़े होते हैं? ये पड़े होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर। तो जब भी हमारे पास वाटर की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर ऑस्मोरिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं वाटर का लो लेवल, जिसकी वजह से पोस्टीरियर पाइट्यूटरी बनाता है ADH, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होती है। तो हमारे पास पानी की कमी की वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा? ADH रिलीज़ होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? ADH। और ये भी MCQ आ चुका है कि ऑस्मोरिसेप्टर कहाँ पे पड़े होते हैं? तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर पड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि द प्रोसेसिंग ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस एट। तो ज़ाहिर बात है हमारे पास जो फिल्ट्रेट बनता है वो रीनल कार्पसल में बनता है, लेकिन जो उसकी प्रोसेसिंग होती है ये हमारे पास कहाँ पे होती है? रीनल टिब्यूल के अंदर। तो रीनल टिब्यूल के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास PCT आता है, इसी तरह लूप ऑफ हेनले आता है। उसके अलावा हमारे पास DCT आता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस फिल्ट्रेट का जो बनना है, द मेकिंग ऑफ फिल्ट्रेट, ये रीनल कार्पसल है, इसने क्या करना है? फिल्ट्रेट को बनाना है। जबकि हमारे पास उस फिल्ट्रेट को जो प्रोसेस करना है वो किसने करना है? वो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल ने करना है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 25 MCQ डिस्कस किए हैं और उनके आंसर भी एक्सप्लेन किए हैं। हाई यील्डिंग MCQ हैं ये। इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हम बाकी MCQ डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बाकी टॉपिक्स की वीडियो जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।